हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 9 एसएसटी के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपना इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर चल रहा है, जिसके अपन ने पहले 3 वीडियो देख चुके हैं। आज अपन अपना देखेंगे 4था वीडियो, और चौथे वीडियो के अंदर अपन देखेंगे अपना जो निर्धनता एक चुनौती चल रहा है, उसके अंदर आज अपन देखेंगे असुरक्षित समूह व अंतर्राज्यीय असमानताएं। तो बच्चों, असुरक्षित समूह क्या होता है? असुरक्षित समूह के बारे में अपन ने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा है कि वे लोग जो असुरक्षा का भाव जिनके मन में होता है, जो शारीरिक रूप से या तो असक्षम हो, या जो पिछड़ी जातियां हैं, या वृद्ध हैं, या बच्चे हैं, है ना, या विधवाएं हैं, या विकलांग हैं, उन सबको अपन ने असुरक्षित समूह कहा था। और इन्हें हमने असुरक्षित समूह क्यों कहा था? क्योंकि ये जो समूह होते हैं वो कुछ में असक्षमता पाई जाती है, उनके मन में असुरक्षा होती है, और इनके भविष्य में निर्धन होने की संभावनाएं अधिक होती है। क्यों अधिक होती है संभावनाएं? क्योंकि ये कुछ असक्षमता लिए हुए होते हैं, जिससे यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या अकस्मात कोई मुसीबत आ जाए तो इसका सामना ये अच्छे से डट करके नहीं कर पाते। इसलिए बच्चों, ये असुरक्षित समूह है। अब आज अपन इसी असुरक्षित समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अर्थशास्त्र के अंदर जहाँ हम निर्धनता एक गरीबी की बात कर रहे हैं, वहाँ हमने असुरक्षित समूह को 2 भागों में बांटा है। पहला भाग है सामाजिक असुरक्षित समूह, और दूसरा भाग है आर्थिक असुरक्षित समूह। पहले हम बात करेंगे सामाजिक असुरक्षित समूह की। तो सामाजिक असुरक्षित समूह के अंदर आते हैं एससी और एसटी। अब एससी क्या है और एसटी क्या है? तो एससी मतलब होता है अनुसूचित जाति, और एसटी मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। अब यदि अपन बात करें कि अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, और अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, तो बच्चों ये दोनों ही सामाजिक असुरक्षित समूह हैं। क्यों? क्योंकि ये शुरू से ही पिछड़े वर्ग हैं, यानी इनको थोड़ा असक्षम वर्ग माना है, तो इन्हें असुरक्षित समूह में माना जाता है। और ये इनके निर्धन होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं वो पिछड़े वर्ग हैं, समाज के अंदर इनको थोड़ा हीन दृष्टि से देखा जाता है, जिसकी वजह से इनके साथ ये माना जाता है कि असुरक्षा का भाव लिए वो मन में होते हैं, इसलिए इनके निर्धन होने की संभावना बहुत अधिक होती है। और दूसरा होता है आर्थिक असुरक्षित समूह, जिसके अंदर हम ग्रामीण कृषक, श्रमिक, और दूसरा हम मानेंगे शहरी मजदूर। तो ग्रामीण कृषक, श्रमिक, तो हमने पालमपुर गांव के अंदर बच्चों पढ़ा था कि वे लोग जिनके पास भूमि नहीं है, जो अपने पालमपुर गांव की कहानी जब पढ़ी थी तो उसके अंदर अपन ने दोनों देखे थे, सामाजिक असुरक्षित समूह एससी वर्ग, निम्न जाति के लोग, और आर्थिक समूह में अपन ने देखा था कि जो ग्रामीण श्रमिक है, जिनके पास अपनी खेती नहीं है और वो जमींदार के खेतों में काम करते हैं, जिसके एवज में उनको बहुत कम मजदूरी मिलती है। अपन ने बेला और रामकली की कहानी पढ़ी थी, जिसमें देखा था कि वो दोनों बहुत खराब दौर से गुजर रहे थे। तो हम आर्थिक असुरक्षित समूह के अंदर इन्हीं लोगों को लेंगे, जिसको अपन कहेंगे ग्रामीण कृषक, या ग्रामीण श्रमिक, या ग्रामीण मजदूर। और दूसरे होते हैं श्रमिक मजदूर, यानी शहरी मजदूर, जो कि शहर के अंदर मजदूरी का काम कर रहे हैं। कहीं भवन निर्माण चल रहा है, कहीं पुल बन रहा है, तो वहां पर जो तगारी तोपने का कार्य करते हैं बच्चों, उनको हम लेंगे शहरी मजदूर के अंदर। तो आ रहा है आपको समझ में कि जो असुरक्षित समूह उनको अपन ने 2 भागों में बांटा है। कौन से 2 भागों में? सामाजिक असुरक्षित समूह, जिसके अंदर हमारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आती है, और आर्थिक असुरक्षित समूह, जिसके अंदर हमारे कौन से लोग आते हैं? ग्रामीण भूमिहीन कृषक, और शहर के अंदर दिहाड़ी मजदूर, जो दैनिक मजदूरी के ऊपर जाते हैं, जो अनियमित या असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको निर्धनता की जो फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट वीडियो था, उसके अंदर इसके बारे में बहुत सारी बात कर दी है कि जो श्रमिक या वेतनभोगी मजदूर भी होते हैं, जो अनियमित और असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, जहाँ पर कोई इनकी नियमितता नहीं होती है, कोई नियम कानून नहीं होते हैं। तो बच्चों, ये जो सामाजिक असुरक्षित समूह और आर्थिक असुरक्षित समूह है, दोनों ही प्राकृतिक आपदा का सामना नहीं कर पाते, और इनके निर्धन होने की संभावना बहुत अधिक होती है। आगे आपको यहाँ तक समझ में कि 2 तरह के ये हो गए असुरक्षित समूह। अब अपन भारत के अंदर निर्धनता की बात करें तो बच्चों, भारत में जो निर्धनता का प्रतिशत है वो है 22%। यानी यदि 100 लोग हैं तो 100 में से 22 लोग हमारे इंडिया के अंदर क्या है? निर्धनता रेखा से नीचे है। इसकी बात अपन लास्ट वीडियो के अंदर भी कर चुके हैं। अब यदि अपन इस 22% जो हमारे गरीब लोग हैं,
गरीब लोग कौन से हैं? जो अपनी बेसिक नीड्स, और बेसिक नीड्स के अंदर मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, जिसमें भोजन, कपड़ा, जूते, ईंधन, शिक्षा, रोशनी अने स्वास्थ्य, ये सारी फैसिलिटीज जिनको नहीं मिल रही वो निर्धनता रेखा से नीचे आते हैं और इनको अपन गरीब लोग कहते हैं। तो जो गरीब लोगों का प्रतिशत है वो भारत में तो 22% है। और अब यदि अपन एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति की बात करें तो वो 43% है, अनुसूचित जाति का 29%, गांवों के अंदर जो गरीब रह रहे हैं उनका 34%, और शहर के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो 34% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, अर्थात बच्चों गरीब हैं। आ रहा है आपको समझ में? ये हो गया भारत में निर्धनता का प्रतिशत। अब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के जो सुविधा वंचित समूहों का भूमिहीन, अनियमित, दिहाड़ी मजदूर होना एक गंभीर समस्या को जन्म देता है। बात को आप समझिएगा कि हमारे जो एससी और एसटी के लोग हैं वो लोग किस में आते हैं? असुरक्षित समूह में आते हैं। असुरक्षित समूह में क्यों आते हैं? क्योंकि ये कुछ असक्षमता लिए हुए हैं, है ना, मानसिक, शारीरिक कहो, चाहे वो ये पिछड़ी जाति के लोग हैं जो आम लोगों से कुछ पिछड़े हुए हैं, अर्थात ये असुरक्षित समूह है। अब यदि पहले से ये असुरक्षित समूह है और यदि इनके पास भूमि भी नहीं है और यदि ये दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया ये डबल मार आ रही है, मतलब डबल असुरक्षित हो गए, असुरक्षित के भी असुरक्षित समूह हो गए। यहाँ पर समस्या बहुत गंभीर हो जाती है। तो ये आपको समझने की बात है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के सुविधा वंचित समूहों का भूमिहीन, अनियमित, दिहाड़ी मजदूर होना हमारे लिए डबल प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अब इसी बात को अपन देखते हैं कि 1990 के दशक के बाद से इसके अंदर काफ़ी गिरावट आई है। किसमें? निर्धनता के प्रतिशत के अंदर। हमने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक सारणी बताई थी जिसमें 93, 94 और सभी मैंने सालों का मैंने आपको निर्धनता का परसेंटेज बताया था। तो अपन ने देखा था कि निर्धनता का जो प्रतिशत है वो धीमे धीमे कम होता जा रहा है, यानी निर्धनता के अंदर गिरावट आ रही है। अब यदि अपन आगे बात करते हैं कि असुरक्षित समूह में भी आय विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि असुरक्षित समूह है तो असुरक्षित समूह के अंदर भी कई सारे वर्ग होते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी असुरक्षित वर्ग हैं उन सबकी आय इक्वल हो। उसके अंदर भी लो इनकम वाले, मीडियम इनकम वाले और हाई इनकम वाले लोग होते हैं। ये जो असुरक्षित समूह हैं एससी और एसटी, इसमें ऐसा नहीं है कि सब लोग बहुत ही गरीब हैं। कुछ गरीब हैं, कुछ मध्यम हैं, उसमें से कुछ पैसे वाले भी हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। क्यों? देखिए आप यहीं पर देख लीजिए, क्योंकि एसटी और एससी का परसेंटेज कितना है? एसटी का है 43। इट मीन्स यदि 100 एसटी लोग हैं तो 100 एसटी लोगों में से 43 लोग ही गरीब हैं, लेकिन बाकी के जो बच्चे हैं वो तो अमीर हैं, उनके पास तो पैसा है। इसी प्रकार यदि हम एससी यानी अनुसूचित जाति की बात करें तो यदि 100 अनुसूचित जाति के लोग हैं तो उसमें से मात्र 29 लोग ही गरीब हैं, बाकी के जो 71% लोग हैं वो अमीर हैं। तो हम यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि जो असुरक्षित समूह के अंदर भी आय विभिन्नता पाई जाती है ना। इसके अंदर जो महिलाएं हैं, वृद्ध लोग हैं, जो गरीब छोटे बच्चे हैं, उनके साथ कुछ ज़्यादा ही भेदभाव किया जाता है। जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उसमें महिलाओं के साथ बहुत अधिक भेदभाव किया जाता है। वृद्धों को सब सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, उनकी दवाई उनको अवेलेबल नहीं है, तो छोटे बच्चों को भी अच्छी केयर अवेलेबल नहीं है। तो इन दोनों बातों को हमको समझना होगा कि असुरक्षित समूह के अंदर भी आय विभिन्नता पाई जाती है, प्लस इसके अंदर भी जो महिलाओं के साथ, बूढ़े और बच्चों के साथ वे अधिक असुरक्षित से भी असुरक्षित माने जाते हैं। क्योंकि पहले तो ये एससी एसटी हैं, अर्थात ये असुरक्षित है। एससी एसटी के अंदर भी यदि महिला हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, तो ये असुरक्षित में भी असुरक्षित वर्ग हैं। तो अपन यहाँ पर अब देखते हैं अपन कि भारत के विभिन्न राज्यों में गरीबी का क्या परसेंटेज है। तो भारत के विभिन्न राज्यों के अंदर गरीबी का परसेंटेज अलग अलग है। जैसे हमारे भारत के अंदर गरीबी का परसेंटेज क्या है? 22% है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 22% से भी अधिक गरीबी है, जिसके अंदर बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम, ये 5 राज्य ऐसे जहाँ पर गरीबी, भारत की जो अपनी औसत गरीबी 22%, वहाँ से भी अधिक गरीब लोग हैं। और बिहार में देश में सबसे अधिक ज़्यादा गरीबी है तो वो
बिहार में 33.7%। लेकिन जो बाकी के राज्य हैं बच्चों भारत के अंदर, उसके अंदर जो गरीबी का प्रतिशत है वो 22 से कम है। जैसे कर्नाटक में 20.9, पश्चिम बंगाल में 20%, महाराष्ट्र में 17.4, गुजरात में 16.6, राजस्थान में 14.7, अरुणाचल प्रदेश में 9.2, पंजाब में 8.3, हिमाचल प्रदेश में 8.2 और केरल में सबसे कम निर्धनता 7.1। अब समझने की बात है कि केरल में इतनी कम गरीबी क्यों है। तो केरल में इतनी कम गरीबी इसलिए क्योंकि वहाँ पर शिक्षा का जो परसेंटेज है वो बहुत अधिक है। अब जब वहाँ पर लोग शिक्षित है तो उनको कोई ना कोई रोजगार मिला हुआ है, इसलिए वो कम गरीब है। अर्थात वहाँ पर मानव संसाधन के ऊपर इन्वेस्टमेंट सबसे अधिक होता है। इसी प्रकार बच्चों अपन ने देखा था कि पंजाब और हरियाणा के अंदर हरित क्रांति का प्रभाव है, जिससे वहाँ बहुत अधिक कृषि होती है, इसकी वजह से वहाँ पर गरीबी का परसेंटेज कम है। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो वहाँ पर अनाज का सार्वजनिक वितरण होता है, इसलिए वहाँ पर गरीबी कम है। तो यदि हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर भूमि सुधार का कार्य हुआ है, इसलिए भी बच्चों वहाँ पर गरीबी कम है। तो बच्चों अपन ने अभी तक तो क्या देख लिया, एक तो सामाजिक असुरक्षित समूह, फिर आर्थिक असुरक्षित समूह देखा, फिर अपन ने भारत के अंदर निर्धनता का प्रतिशत देखा, और ये भी देखा कि एसटी, एससी और ग्रामीण शहरी के अंदर किस प्रकार से परसेंटेज डिफरेंस है। फिर अपन ने देखा कि यदि एससी एसटी है ना, गरीब एससी एसटी है, और फिर यदि उसके अंदर से भी महिला है या फिर वो भूमिहीन है ना, या दिहाड़ी मजदूरी करता है, तो वो बहुत अधिक उसके ऊपर डबल असुरक्षित समूह के अंदर आ जाता है, यानी एक गंभीर समस्या का रूप ले लेता है। फिर अपन देख रहे हैं कि असुरक्षित समूह के अंदर भी बच्चों आय में अवितरण आता है, आय के वितरण में असमानता होती है। और फिर अपन ने भारत के विभिन्न राज्यों के अंदर अपन ने देखा कि गरीबी का परसेंटेज क्या है। अब बच्चों मैं आपको एक कहानी बताऊंगी। आपने अपने जब जितने भी इकोनॉमिक्स के चैप्टर पढ़े बच्चों, उसमें अपने एक ने कहानी जरूर देखी है। तो अब हम एक कहानी के माध्यम से देखेंगे कि यदि कोई अनुसूचित जाति या जनजाति का बंदा है और यदि वो दिहाड़ी मजदूरी करता है या उसके पास भूमि नहीं है, तो किस प्रकार उसके ऊपर असुरक्षा की डबल या ट्रिपल मार पड़ती है। तो हम ये कहानी देखेंगे। तो शिवरमन की कहानी पढ़ रहे हैं हम। किसकी कहानी पढ़ रहे हैं आप? शिवरमन की कहानी। बच्चों एक शिवरमन नाम का आदमी है जो अनुसूचित जाति मोची जाति का आदमी है, जो कि तमिलनाडु के करूल कस्बे के अंदर रहता है। और एक तो ये अनुसूचित जाति का लोग पर्सन है, व्यक्ति है, और दूसरा इसके पास कोई भूमि नहीं है, कोई खेती बड़ी नहीं है। ये किसी बड़े किसान की खेती के अंदर काम करने जाता है और बदले में उसको मिलता है 160 रुपये प्रतिदिन। इसके घर में 8 लोग हैं, बूढ़ी माँ है, पिता है नहीं, और इसके 4 बच्चे हैं। और सबसे जो एक बड़ी बात है कि शिवरमन की एक 25 वर्षीय बहन है, वो भी उसके घर में रहती है। और वो जो बहन है उसका विवाह नहीं हो पा रहा है। विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि शिवरमन है वो उन 8 सदस्यों का भरपेट खाना ही नहीं खिला पा रहा है, तो बहन का विवाह कहाँ से करेगा। तो शिवरमन के साथ में क्या है, पहली असुरक्षा क्या है कि वो मोची एससी यानी असुरक्षित समूह का व्यक्ति है। दूसरी असुरक्षा क्या है, उसके पास भूमि नहीं है, वो किसी बड़े किसान के वहाँ पर काम करने जा रहा है और बदले में उसको 160 रुपये प्रतिदिन मिल रहा है। अब 160 रुपये में उसका गुजारा नहीं हो रहा है, तो उसकी पत्नी भी क्या कर रही है, वो जहाँ पर काम करने जाता है वहीं पर काम करने जा रही है और उसको 100 रुपये प्रतिदिन मिल रहा है। उसका नाम, पत्नी का नाम है शशिकला। तो पहली असुरक्षा थी ये एससी मोची हैं। दूसरी असुरक्षा, इनके पास कोई जमीन नहीं है, भूमिहीन लोग हैं। अब तीसरी इसके साथ असुरक्षा क्या हुआ कि जो शशिकला है उसको कितने मिल रहे हैं, 100 रुपये प्रतिदिन मिल रहे हैं। तो हो गया यहाँ पर भेदभाव, है ना। जबकि उसके पति को दिन के 160 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन शशिकला भी वही कार्य कर रही है, लेकिन उसको कितना रुपया मिल रहा है, 100 रुपये प्रतिदिन मिल रहा है। यानी ये असुरक्षा की भी, असुरक्षित का भी असुरक्षित सम हो गया। यहाँ पर उसकी माँ है, बूढ़ी है, उसका भी वो इलाज नहीं करा पा रहा है। उसके 4 बच्चे हैं, 3 तो बेटियां हैं और 1 बेटा है। अब आप ही समझ लीजिए कि उसने 4 बच्चे क्यों हुए, क्योंकि उसने बेटे का इंतजार किया। बेटे के इंतजार में 3 बेटियां हो गई और चौथे नंबर पर बेटा हुआ। अब वो क्या करता है, देखिए यहाँ पर असुरक्षित की भी असुरक्षित बात देखिए। वो क्या करता है, बेटियों के साथ अमानवीय व्यवहार करता है। बेटियां तो दिन भर घर के काम करती हैं, उनको विद्यालय भी नहीं भेज रहा है और उनको ढंग से 2 टाइम का खाना भी नहीं दे रहा है। और वो असुरक्षा, वो कुपोषण की भी शिकार हो गई है। और बेटे को वो विद्यालय भेज रहा है,
बेटे के लिए दूध तक की व्यवस्था कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर कितनी असुरक्षित समूह के साथ असुरक्षित का असुरक्षित अपन देख रहे हैं। तो जैसे बेटियों को विद्यालय नहीं भेजना, बेटियों को दोनों टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा है, पत्नी भी वही कार्य कर रही है जो कि हमारा शिव रमन कर रहा है, लेकिन शिव रमन को तो दिन के 160 मिल रहे हैं, लेकिन पत्नी को 100 रुपये मिल रहे हैं। फिर अब उसकी बहन, घर के अंदर जो बहन है वो 25 साल की हो गई है, उसका भी विवाह नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो उसके लिए अच्छा लड़का नहीं ढूंढ पा रहा है। और सबसे बड़ी जो समस्या जो शिव रमन के सामने कि शशिकला और उसकी बहन की आपस से बनती भी नहीं है, क्योंकि शशिकला को लगता है कि ये बहन हमारे ऊपर बोझ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों कि असुरक्षित का भी असुरक्षितपन अपन कैसे देख पा रहे हैं। खुद का पिछड़ी जाति का होना पहली असुरक्षित वाली बात हो गई, उसके बाद जमीन का नहीं होना, फिर उसकी पत्नी को कम पैसा मिलना, और जो बेटियां हैं 3 बेटियां उसको विद्यालय नहीं भेज पाना, बेटियों को अच्छे से खाना नहीं दे पाना। तो बच्चों निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारत के अंदर गरीबी तो है, अलग अलग राज्यों में गरीबी का लेवल भी अलग अलग है, लेकिन जो गरीबी के अंदर 2 मुख्य वर्ग हैं, एक सामाजिक असुरक्षित और एक आर्थिक असुरक्षित। जो सामाजिक असुरक्षित है उसमें हम SC ST को ले रहे हैं, और आर्थिक असुरक्षित के अंदर हम गांवों के मजदूर और शहरों के मजदूरों को ले रहे हैं। अब यदि कोई इंसान पहले सामाजिक असुरक्षा और आर्थिक असुरक्षित दोनों आ जाते हैं तो एक बहुत गंभीर समस्या देश के सामने हो जाती है। पहली समस्या एक वो असुरक्षित सामाजिक समुदाय का है, और दूसरी असुरक्षा वो आर्थिक रूप से भी असुरक्षित है, जैसे कि हमने शिव रमन की कहानी देखी। तो बच्चों इस पूरी वीडियो के अंदर अपन ने ये बात समझी है कि भारत के अंदर असुरक्षित समूह है जिनमें सामाजिक असुरक्षा पाई जा रही है और साथ में आर्थिक असुरक्षा भी पाई जा रही है, और साथ में देखा कि अलग अलग राज्यों के अंदर जो निर्धनता का जो लेवल है वो भी अलग अलग है। और एक बात और भी देखी कि 1990 से लेकर के 2021 तक आते आते जो निर्धनता का जो परसेंटेज है उसमें गिरावट आ रही है, तो ये एक अच्छी बात है। तो इस प्रकार बच्चों आज अपन ने हमारा अर्थशास्त्र के चैप्टर 3 का निर्धनता चुनौती का चौथा पार्ट भी पढ़ लिया है। मेरी चारों वीडियो को बच्चों अच्छे से देखिए और आप अपने नोट्स बनाते रहिए, और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं। थैंक यू।